हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 5 का जो है पार्ट नंबर 4 हम पढ़ेंगे। सो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है कवर हो चुके हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है अभी। सो वो देखेंगे हम लोग। तो इतना कोई टफ टॉपिक भी नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस आपको बने रहना है एंड तक एकदम। सो इजी टॉपिक है एकदम। तो स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो इंस्टाग्राम पर तो ये मेरी आईडी है, आप यहाँ पे आके कनेक्ट हो सकते हो। सो मैं मेरे चैनल पर जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री रिलेटेड जो भी आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस है वो सारी चीज़ें कवर करता हूँ, अलॉन्ग विथ जो आपका टेक्स्ट बुक का कंटेंट है एंड न्यूमेरिकल पार्ट सब। सो वो सारी चीज़ों के लिए अगर आपको सीखना हो तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे सिंपल पेंडुलम का। सो ये एक डायग्रामेटिकल व्यू, पहले आप इसको समझ लो, ये समझ, क्योंकि कभी भी कैसा अगर आप फिजिक्स में जो है डायग्रामेटिकल व्यू समझ लोगे तो आप इजीली जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर पाओगे। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, थियोरेटिकल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे भी तो एग्जाम पे आंसर्स लिखने होते हैं। सो आपकी बात बिल्कुल सही है, थियोरेटिकल आप लिख सकते हो, लेकिन थियोरी आती कहाँ से? थियोरी जो भी है आपकी आती है जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होने के बाद आती है। सो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आप जो भी करते हो उसके लिए आपको सब जो है ये लॉजिकल वे में समझना पड़ता है, इसलिए डायग्राम्स जो है वो नेसेसरी है। सो अभी मान लेते हैं यहाँ पे जो रिजिड सपोर्ट रखा गया है, एक कहाँ पे भी टाई करके रखा है आपने, कोई भी रॉड समझ लो या कुछ भी ऐसा। सो ये जो फिक्स सरफेस है, रिजिड सपोर्ट जिसको बोलेंगे, सो इससे कनेक्टेड आपने जो है एक स्ट्रिंग बांध लिया है, और स्ट्रिंग में जो है नीचे आप समझ लीजिए ये एक स्फेरिकल है, आयन स्फेरिकल है या मोती है, कुछ भी ऐसा समझ लो। ओके। सो ये आप सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, राइट है। सो आपने मान लीजिए यहाँ से अटैच कर दिया, और ये जो है ना, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो इसको हम बोलेंगे ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसका कोई स्पेसिफिक वेट नहीं है, और ये जो है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी ये एक्सटेंड नहीं होगा, जो इलास्टिसिटी है वो वैसा नहीं है, मतलब आप खींचोगे तो एक्सटेंड हो जाएगा, उस तरीके से नहीं। सो इसका एक फिक्स्ड लेंथ भी है, सो हम इसको पैरामीटर बोलेंगे फिक्स्ड लेंथ एल, राइट। समझ रहे हो ना, इसको हमने ले लिया पॉइंट ओ यहाँ पे, बराबर है। अभी ये जो देख रहे हो ना आप यहाँ पे, सो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड वाला है ना, ये इसका इनिशियल पोजीशन है जब ये रेस्ट में है, कभी जब ये रेस्ट में है। अभी यहाँ पे आपको समझना क्या है, मान लीजिए आपने इसको यहाँ से इस तरीके से मोशन दिया, या आपने यूँ कह लीजिए आपने फोर्स दिया, सो इसमें मूवमेंट होगा। अगर आप कोई भी अगर फिजिकल इसमें मूवमेंट करोगे, कोई भी मोशन अगर आप जनरेट करोगे, सो इसमें मूवमेंट होगा, वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, उसका मीडियम ऑफ स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। सो वो कैसे होगा, वो फिर आगे जाएगा पीछे आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, बराबर है ना। सब एक चीज़ आप लोग रिलेट करते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ठीक है। सो जब भी ये मूव करेगा तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो है टेंशन टी जनरेट होता है। सो टेंशन ट्री बोल दिया मैंने गलती से। सो जो टेंशन टी है ये जनरेट होगा आपका यहाँ पे। सो कौन से आपको यहाँ पे जो है अगर टेंशन टी जनरेट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो है ये जो आपका स्फीयर है इसका कुछ फोर्स भी होगा इसमें, राइट है ना। लाइक अगर आप टू एंड फ्रो में जा रहा है, उस पर टेंशन टी है, ओके। सो स्ट्रिंग का जो टेंशन टी है, राइट है, तो उस पर जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा वो क्या लगेगा आपका, mg लगेगा। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, उसका जो अगर आपको फोर्स चेक करना हो ना, कौन से नेचुरल एक्टिविटीज़ या जो नेचुरल पैरामीटर्स उस पर लग रहे हैं, सो वो जो भी है आपको फिजिकल वे में अगर चेक करना हो तो फिजिकली डाउनवर्ड हमेशा क्या होता है, mg होता है। अभी सर आप बोलोगे ये mg cos थीटा और mg sin थीटा कैसे लिखा, सो वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे लिखा वो। सो जो टेंशन t है यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट है, इससे आपने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किया है अलॉन्ग विथ सेम एक्सिस, यानी कि यही वही सेम एंगल में, मतलब यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो 180 डिग्री हुआ ना, राइट है। सो ये सेम एक्सिस में आ गया आपका, आया या नहीं आया, आया ना। सो इसको कैसे लिखोगे आप, mg cos थीटा लिखोगे, mg cos थीटा लिखोगे। सो अभी मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल चेंज हो रहा है, अभी ये वर्टिकली डाउनवर्ड आपको समझ में आ गया, mg कैसे लिखा, mg cos थीटा कैसे लिखा। सो उसी तरीके से आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक टेंजेंशियल लाइन हो,
यानी कि आपके मोशन में जो है उसी को ट्रेस करके आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। सो ये एंगल मान लीजिए आपने बना दिया, सो ये क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा, एक cos थीटा है तो अल्टीमेटली दूसरा क्या होगा mg sin थीटा। तो आपको समझ में आ गया mg cos थीटा कैसे लिखा, mg sin थीटा कैसे लिखा, mg कैसे हमने लिखा। सो ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक्ट हो रही है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। अभी हम देख लेते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इसका थ्योरेटिकल पॉइंट देखते हैं, समझते हैं उसको। An ideal simple pendulum is a heavy particle suspended by a massless. So ये जो सिंपल पेंडुलम है, सो इट इज़ अ हैवी पार्टिकल। सो ये जो है पार्टिकल इसका कुछ mg है ना यार, कुछ तो वेट है, सस्पेंडेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। यानी बच्चा सीधी बात में बोले तो इस चीज़ का जो है कुछ मास है, इसका कोई भी मास नहीं है। ये जो है आपका क्या है, ये चीज़ आपका मासलेस है, आपका जो स्ट्रिंग है मासलेस इनएक्सटेंसिबल है, और वो जो है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है, राइट। सो अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज़ अ स्मॉल हैवी डेंस स्फीयर। सो देखो, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज़ अ स्मॉल हैवी डेंस स्फीयर कॉल्ड बॉब। आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो बॉब। क्या बोलेंगे, बॉब। सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो भाई ये तो आपको समझ में आ गया अभी कि ये चीज़ क्या है। अभी किसी को भी नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइमलाइन के साथ मैच करके बताओ कि भाई आपने ये पॉइंट को कैसे लिखा, ये इसको कैसे लिखा। सो मैं वो चीज़ आपको बता दूंगा। ओके, सो कमेंट में लिखना ना भूले। सो अभी आगे बढ़ते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते, ठीक है। ओके, सो अभी ये डायग्राम तो हमने समझ लिया ना, अभी ये क्या है। सो अभी क्या बोल रहा है ये, सो इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब। सो दो अलग अलग फोर्स जो है वो एक्ट हो रहे हैं। अभी दो अलग अलग फोर्स यानी आप कैसे दिखोगे, कैसे समझोगे इस चीज़ को। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि भाई ये mg sin थीटा भी एक फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया। ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये इसी फोर्स का जो है अलग अलग एंगल में इसको जो है हमने क्या किया है, इसको अलग अलग एंगल में जो है हमने यहाँ पे पैरामीटर्स के थ्रू चेक किया है। सो आपका जो नेचुरल फोर्स है वो mg है, राइट, mg साइन थीटा, और इसको आप काउंट नहीं करोगे। सो दो फोर्सेस यहाँ पे बात की है। कितने फोर्सेस की बात की है, दो फोर्सेस की बात की है। सो दो फोर्सेस, आपका एक mg साइन mg हो गया और दूसरा आपका टेंशन हो गया, राइट है। सो फोर्स टी, ये एक बोल दिया इन्होंने, डायरेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट एंड वेट mg इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। एट द एक्सट्रीम पोजीशन देयर शुड नॉट बी एनी नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। द कंपोनेंट ऑफ mg कैन ओनली बैलेंस द फोर्स ड्यू टू टेंशन। देखो इस चीज़ को समझो। अभी ये क्या बोल रहा है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन देयर शुड नॉट बी एनी नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। अभी नेट फोर्स क्या होता है, इन्होंने बोला है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये वाला इसका पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाला भी इसका जो पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। आप किसी को भी कंसिडर कर लो, ये करो चाहे ये करो। तो अभी ये बोल रहा है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये नेट फोर्स के बराबर नहीं होना चाहिए। सो अभी जो टेंशन टी है और ये mg है, ये आपस में नेट फोर्स है, समझ रहे हो। इनमें जो इनका जो आप फिजिकल वैल्यू निकालोगे, ये जो चीज़ है, सो ये जो है नेट फोर्स आता है इसका एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम बोले तो। सो आपको इसमें जो mg cos थीटा दिख रहा है और mg sin थीटा दिख रहा है, ये इसके एंगल के थ्रू चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना आप, मतलब ये चेंज हो जाता है यहाँ पर। सो द कंपोनेंट ऑफ mg कैन ओनली बैलेंस द फोर्स ड्यू टू टेंशन। mg ही इस चीज़ को बैलेंस कर सकता है। Thus weight mg is resolved into two component, the component mg cos theta along the string which is balanced by the tension T and component mg sin theta। ये देखो यहाँ पे जो है ना component mg sin theta perpendicular to the string, ये perpendicular है, ये आपका string इस तरीके से है। is the restoring force acting on the mass m tending to return it to the equilibrium पोजीशन। इसका क्या रोल है, mg साइन थीटा का क्या रोल है, इसका रोल ये है कि ये जो है कोशिश कर रहा है रेस्ट पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका जो स्फीयर है, आपका जो यहाँ पे
इसको जो बॉब है इसको जगह पे लाने के लिए इसका रोल है एम जी साइन थीटा का, और ये जो एम जी कॉस थीटा है अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका नेट बैलेंस कौन सा है, एम जी हो जाएगा, बराबर है ना। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो इसको बैलेंस करने के लिए एम जी कॉस थीटा लगेगा, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिख रहा है तो एंगल का भी कुछ तो वैल्यू है ना भाई, एंगल की भी तो इज्जत रखो। सो कॉस थीटा का भी कुछ वैल्यू होगा तभी जाके वो बैलेंस होगा ना टेंशन टी, है ना। सो यही चीज़ यहाँ पे बोला है, बहुत आसान था ये समझने के लिए। अभी देखेंगे सेकेंड्स पेंडुलम। तो भाई सेकेंड्स पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकेंड्स इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। देखो जो टाइम पीरियड टी है उसके हमने फॉर्मूला में देखा है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है, राइट है। सो अभी यही चीज़ अभी हमें ये भी पता है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बताता हूँ, क्या जिसको नहीं पता है उसको भी मैं बताता हूँ। देखो ओमेगा का क्या वैल्यू होता है, ओमेगा का वैल्यू अगर आप देखो तो आप 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हो, या अंडर रूट आप क्या लिख सकते हो, जी अपॉन एल लिख सकते हो। अभी सर बोलेंगे, अभी बोलोगे आप कि भाई सर हमको पता नहीं है कि जी बाई एल है, प्रूफ करके दिखाओ। तो भाई प्रूफ भी करके बता देता हूँ यार, कौन सी उसमें बड़ी बात है। सो देखो पहले इस बात को समझो आप कि टी जो होता है आपका, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, समझ गए ना। टी का यूनिट आपका क्या होता है, सेकेंड होता है। सो अभी आप बोलोगे कि भाई जी और एल, तो जी का क्या होता है, ये किसके बराबर है, ये एक्सेलरेशन के बराबर है। हम लिखते हैं ना W इज इक्वल्स टू एम जी, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। सो ये एम से एम कट हो गया, यानी आपका एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ग्रेविटी के बराबर है। इसके यूनिट्स जो है वो सेम होते हैं या नहीं होते, ठीक है। सो आप समझ गए। अभी आप बोलोगे भाई इसका फॉर्मूला तो 2 पाई बाय ओमेगा है, तो इन्होंने 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कैसे लिख लिया। अरे तो भाई सब्सटीट्यूट कर दो, ऐसा यूनिट तो आता है ना कि नहीं आता है। हम सब्सटीट्यूट करोगे तो मान लो कि नीचे ओमेगा है, तो ओमेगा का वैल्यू जो है इस तरीके से लिख दिया आपने, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको ऊपर लेके जाओगे तो ओमेगा का वैल्यू आएगा अंडर रूट जी बाय एल। तो ये बहुत लोगों को समझ में आ गया रहेगा। अभी आप बोलोगे सर ये ओमेगा से कैसे बराबर हुआ, ये जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी उससे कैसे बराबर हुआ, तो भाई वो भी बता देते, धीर रखो यार। सो ये आपका ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन बोल सकते हो ना। सो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसको आप डिवाइड करोगे, ये लेंथ या नहीं ये एम हो गया, एम से एम कट कर देंगे तो इसका यूनिट सेकेंड स्क्वायर है। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और टी का वैल्यू अगर आप ओमेगा देखोगे सो ये सेकेंड इनवर्स है, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो ये सेकेंड हो जाएगा इसका, है ना, ऐसा यूनिट, समझ रहे हो ना। तो भाई कॉपी पेन लेके ये सब चीज़ को प्रैक्टिस करो, ऐसा ही यूनिट समझो, सब चीज़ का मैनिपुलेट करने आना चाहिए, रिलेशनशिप जो है वो निकालने आना चाहिए। अभी आप बोलोगे सेकेंड्स पेंडुलम में जो है इसका 2 सेकेंड क्यों लिया गया है, ये तो आप डायरेक्ट पाए बाय भी लिख सकते थे ना, पाए और ये इस तरीके से अंडर रूट एल बाई जी, तो भाई वैसा नहीं है। सेकेंड्स पेंडुलम के लिए आपका कांस्टेंट वैल्यू 2 हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको, टाइम 2 सेकेंड है ना यहाँ पे, एल इज द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम है, पीरियड हैविंग टी इज इक्वल्स टू 2s, समझ गए। सो एल को क्या लिखोगे, अभी इसको बस शिफ्ट कर दो यार, आगे पीछे कर दो। सो इसको जब आप करोगे सो ये आपको क्या मिलेगा, जी अपॉन पाई स्क्वायर, समझ गए। आसान था या नहीं था। देखो अभी यहाँ से आपको समझना है इस चीज़ को, ये 2 से 2 आप कट कर दोगे तो बचेगा पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसको अभी क्या करना है आपको, ये जो टी है, टी का वैल्यू आपने 2 सब्सटीट्यूट कर दिया ना, इधर 2 से सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। इसको आप इस बाजू शिफ्ट कर दो पाई को, तो ये जी अपॉन एल हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर दो तो ये टर्म मिल जाएगा। अभी यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है तो ये मत बोलना सर आपने सॉल्व नहीं किया, मैं सॉल्व करके भी आपको बताऊँगा। देखो 2 से 2 आपने क्या किया, 2 से 2 कट कर दिया, अभी बचा आपके पास टर्म यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू पाई, है ना, अंडर रूट एल अपॉन जी। ये बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो अभी ये है पाई को आपने नीचे भेज दिया यहाँ पे,
और बाद में इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो टर्म क्या मिलेगा आपको, पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल। अभी बोलोगे सर आप ये इससे मैच नहीं हो रहा, तो भाई मैच कैसे होगा, पहले इसको स्क्वायर करके स्क्वायर तो कर दो। अभी एल बाहर आ जाएगा और ये आपका जो है जी अपॉन पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अभी तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलो भाई आगे देखते हैं। देखो भाई बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई। तो प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपके जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है आपको फ्री में ही करना है लाइक, तो हमें भाई मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। तो आगे देखते हैं भाई कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या डिफरेंस है। सो भाई कोनिकल पेंडुलम ट्रेजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। सो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ट्रेजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज पार्ट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल। अभी कोनिकल पेंडुलम आपका हो गया जो हमने देखा, अभी सिंपल पेंडुलम भी देखा हुआ है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय। यहाँ पे क्या है आपका काइनेटिकल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड एंड देयर सम इज कंजर्व्ड। ये कंजर्व्ड हो जाता है, यहाँ पे बच जाता है इनका एनर्जी, है ना। यहाँ पे क्या होता है, इनका एनर्जी लूज होता है, यहाँ पे कंजर्व्ड हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स गवर्निंग फोर्स। तो भाई यहाँ पे क्या लगता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा ना ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इन द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। यहाँ पे क्या होगा आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट लग जाएगा of the weight is the governing force for the energy conversions during the motion। यहाँ पे पीरियड का क्या वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे पीरियड का आपका जो वैल्यू निकलता है ये तो हमने देख रखा अभी सिंपल पेंडुलम में। पीरियड का वैल्यू t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो गया। अभी कोनिकल में ऐसा गोल 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 घुमाओगे आप कोनिकल के, इसमें ये आपका कोनिकल हो गया, ये आपका जो होता है ये सिंपल हो जाता है। ये वाला देखा ना हमने अभी, टू एंड फ्रो ऐसा जाता है और ये तो ऐसा गोल गोल घूमता है ना भाई। इसमें आपका वैल्यू जो है चेंज हो जाता है। वैल्यू चेंज क्यों होता है, क्योंकि इसको हम हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हैं, ये घूम रहा है हॉरिजॉन्टली, नीचे गोल गोल घूम रहा है, नीचे का जो सरफेस है ना उसमें गोल गोल ऐसा घूम रहा है। ये किस पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ये आप देख रहे हो, अगर समझ रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो तो ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, एक ही सतह पर रहकर गोल गोल घूम रहा है वो। अभी इसको 3D में इमेजिन करो तो समझ में आएगा। भाई इस पर क्या लग जाएगा, टेंशन T, इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, रेस्ट में है तो भाई mg लगेगा, गोल गोल घुमाओगे तो mg cos थीटा लगेगा, ठीक है। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। देखो सेम है, खाली कॉस थीटा डालना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कोनिकल तो फॉर्मूला में कॉस थीटा डालना, ये देख लो। इसलिए बोलता हूँ कि डायग्राम से समझो सब तो बहुत आसान बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको डायग्राम से समझने के लिए। कोनिकल बोले तो कोन, जिसमें हम लोग देखो बेल खाते हैं ना, वो आपका कोन है, इस तरीके से कुछ होता है कोन आपका। ये मोशन जो है ना, मोशन, इसको कोनिकल मोशन बोलेंगे। और ये वर्टिकल है, ये आप देखो फन फेयर में जाते हो किधर मेले में, तो वो सलम्बो में बैठते हो ना आप लोग ड्रैगन में, ये ऊपर नीचे जाता है, बराबर। फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है ना, तब ये इसको खींचता है, कहाँ पे खींचता है, रेस्ट पे आने के लिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए। जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो आपका mg sin थीटा कंपोनेंट लगता है वो, बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स अ फिक्स्ड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल। तो भाई इसका फिक्स एंगल है, इस केस में फिक्स एंगल है क्या, विथ लार्ज एम्पलीट्यूड द स्ट्रिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल एट सेम इंस्टेंसेस। ड्यूरिंग द डिस्कशन फॉर बोथ वी हैव इग्नोर्ड द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्ट्रिंग। देखो भाई स्ट्रेचिंग अलग ही सीन हो जाता है। स्ट्रिंग आपका जो फिक्स लेंथ का है तो आपको स्ट्रेचिंग का नहीं देखना है, ठीक है। हाउएवर द स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्ट्रेच, अदरवाइज इट विल नेवर हैव टेंशन except all the extreme position of the simple pendulum. Also non-conservative forces like air resistance are neglected. भाई ये इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि आपने इस केस में जो है इग्नोर किया है स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग को,
अगर आप स्ट्रेचिंग जो स्ट्रिंग होता है वो अगर इलास्टिबल जो रहता है ना, इलास्टिसिटी जो इलास्टिबल एक्सटेंडिबल जो स्ट्रिंग रहता है, अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो तो अप्लाई होगा ही नहीं भाई, ठीक है। सो एनर्जी स्पेंड फॉर इट, हाउएवर द स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्ट्रेच अदरवाइज इट विल नेवर हैव टेंशन, तो उसमें क्या होगा, टेंशन बिल्कुल होगा नहीं, एक्सेप्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वो उसका मैक्सिमम जो एक्सटेंसिबिलिटी रहता है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो आप वहाँ पे ही कैलकुलेट कर पाओगे। सो ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस आर निगलेक्टेड। तो हमने ये जो भी चीज़ समझा है इसमें जो बाहरी जो बोलते हैं ना हम लोग के जो सब जो एनवायरमेंटल है उन सबको जो है एक्सक्लूड किया है, एनवायरमेंटल फोर्सेस को, या जो भी ये जो चीज़ हमने समझा है वो किसके मात्रा में समझा है, हमने समझा है ये स्ट्रिंग और स्फीयर आपका जो बॉब है इनको लेके। बाकी हमने ये समझा है कि इसमें कोई भी जो है नेचुरल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी देखेंगे एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई ये हो गया आपका मेटालिक डिस्क, ठीक है, इसका कुछ स्पेसिफिक आप देख सकते हो विड्थ है। क्या देखना है हमें देखना है एंगुलर एसएचएम। सो आओ यार पहले फटाफट जो है हम लोग थ्योरी देख लेते क्या है। सो ये जो फिगर है ये क्या बोल रहा है, इट शोज अ मेटालिक डिस्क अटैच सेंट्रली टू अ थिन वायर। ये क्या है, ये आपका थिन वायर है और ये मेटालिक डिस्क है, प्रेफरेबली नाइलॉन और मेटालिक वायर हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। इफ द डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड अबाउट द एक्सिस along the wire and released it performs rotational motion, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ़ द डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड, ये अगर घूमता है धीरे से अबाउट द एक्सिस along with the wire axis along with the wire and released it performs rotational motion partly in clockwise। तो यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड एंटी क्लॉकवाइज और अपोजिट सेंस। सच ऑसिलेशन आर कॉल्ड एंगुलर ऑसिलेशन और टोरसाइनल ऑसिलेशन। तो भाई इसका कोई ऐसा देखेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स में कोई एप्लीकेशन यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है। आपका क्या इम्पोर्टेंट है, आपका जो है आपने अभी देखा था कौन सा आपका जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है वो आपका इम्पोर्टेंट हो गया आपका, बराबर। आपका अभी आपने एसएचएम देखा, फिर अभी को पेंडुलम का देखा हमने। सो जो सिंपल पेंडुलम है वो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोनिकल पेंडुलम वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ये सब चीज़ तो नॉर्मल यार आप थियोरेटिकल बेसिस पे पढ़ लो, इस पर कोई आपको ज़्यादा एग्ज़ाम में इतना कोई टफ चीज़ नहीं है और ना इतना कोई ज़्यादा पूछे जाने वाला है। खाली अगर आपको आता है टॉरसाइनल ऑसिलेशन से आपको कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो ये क्या है, ये है एंगुलर ऑसिलेशन। इसमें होता क्या है भाई, रिजिड सपोर्ट है। अगर देखो एग्जाम में पूछ भी लिया तो भाई इस पर तो कोई बड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा नहीं। नॉर्मली आपको बताना है कि ये जो है आपका रिजिड सपोर्ट बना हुआ है, फिक्स्ड है। यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया आपने, वो किसका होगा, वो तो या तो वायर का होगा या तो नाइलॉन का होगा। ये सब लिखना ज़रूरी है। हाँ, ये जो आप मैं बोल रहा हूँ आपको, नाइलॉन ये हो गया, या ये आप बोल रहे हो ये एक दूसरा, और वायर हो गया एक। सो इस चीज़ का होगा। दूसरा ये क्या है, मेटालिक डिस्क है आपका। ये कैसे घूमता है, ये घूमेगा या तो क्लॉकवाइज में या घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। सो इस चीज़ का जो है अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पर टॉर्क कैसे लगता है। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो एंगुलर एसएचएम ऑफ अ बॉडी रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज। सो भाई इसको लिख दिया हमने, टॉर्क को टाउ लिख दिया। टाउ जैसा आप लोग प्रोनाउंस करते हो, सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है। डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया आपका माइनस थीटा, ये माइनस है। हाँ देखो इस तरीके से हो गया। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सी इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका, रिस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, ये हो गया आपका टॉर्क, आप क्या बोलोगे इसको, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, बराबर। Where alpha is angular acceleration, using this equation we can get I alpha is equals to minus c theta। कुछ इस तरीके से आप सब्सटीट्यूट कर दो ना यार। सो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस थीटा,
यहाँ पे आप डाल दोगे तो आपको मिलेगा आई डी टू थीटा, डी स्क्वायर थीटा बोलोगे या डी टू थीटा बोलोगे, आप पे डिपेंड करता है, अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया आपका ये, ठीक है। ये कौन सा टर्म हो गया हमारा, ये आपका हो जाता है यहाँ पे थीटा का टर्म हो जाता है अल्फ़ा का, ठीक है। सो ये आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। So this is the differential equation for angular SHM. From this equation the angular acceleration can be written as, so alpha is equals to d2 theta upon dt square is equals to, आपको ये जो है इसको यहाँ पे RHS में लेके आना है और नीचे जो है I को भेज देना है। सो ये c थीटा अपॉन I लिख दोगे, ठीक है। सो ये आप बुक पेन में प्रैक्टिस करके समझ सकते हो, बहुत ईजी है, कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। So since c and I are constant, the angular acceleration alpha is directly proportional to theta। तो यहाँ पे गेम किस चीज़ का है, यहाँ पे गेम है एंगुलर प्रपोर्शन जो है, ये आपका जो है एंगुलर एक्सीलरेशन ये किससे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अल्फ़ा ये हो गया आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, थीटा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना है, दैट्स इट। सो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ बॉडी इन विद द टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो घबराओ नहीं भाई, अभी आसान इस तरीके से आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो भाई ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी जो है ये वाला, ये वाला बिल्कुल ये वाला, ठीक है। इन विद द टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या बताया आपको पहले वाले स्लाइड में, आपका अल्फ़ा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, थीटा से है, ठीक है। तो यही बोला है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, अपोजिट है तभी तो निगेटिव है ना यार। टाइम पीरियड हो जाता है 2π/ω, 100 बार बता चुका हूँ अब तक आपको, बराबर। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम इज गिवन बाय 2π/ω। सो ये आपका हो जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो भाई आज के लिए इतना ही बस। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो शुक्रिया, धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। साथ ही आपसे कहूँगा कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं कनेक्ट किया है तो ये चैनल के लिए अलग से पेज बनाया हुआ है, आप यहाँ पे भी आके फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ फ़िलहाल तो जो है सोशली इनएक्टिव हूँ, ज़्यादा भी एक्टिव नहीं हूँ। सो यहाँ पे जो मैं है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो है अलग अलग स्ट्रैटेजिकल अप्रोच होगा फार्मूलाज़ के लिए, तो वो सब चीज़ जो है मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहूँगा। सो फ़िलहाल जो है आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करो भाई प्लीज़। आप लोग जो है सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।